नमस्कार। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं देश में सबसे ज़्यादा खराब यहाँ महाराष्ट्र में हालात हैं। अगर गुरुवार की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 43,183 मामले सामने आए, जबकि 249 लोगों की मौत हुई। मुंबई की अगर बात करें तो गुरुवार के दिन 8,646 मामले सामने आए, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज समीक्षा बैठक के बाद रात 8:30 बजे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। सीएम के संबोधन से पहले इस बात की कयासबाजी तेज हो गई है कि वह राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। इसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पूरे राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी मुख्यमंत्री के संबोधन को लेकर आज कहा कि वो सख्ती की घोषणा कर सकते हैं। जैसा कि सोहत बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र कोरोना की जबरदस्त मार झेल रहा है, वैसे महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर पुणे भी इस वक्त जबरदस्त तरीके से कोरोना से ग्रसित है। कल सिर्फ पुणे में 8,025 मामले सामने आए हैं। यही वजह है कि अब पुणे में भी 7 दिन का मिनी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूर्वा। अभी 7 दिन का लॉकडाउन नहीं कह सकते, उसको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऐसे बोल सकते हैं हम, वो लगाए गए हैं, जिसमें कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। और सारे जो खाने के रेस्टोरेंट हो, बार्स हो, होटल्स हो या मॉल, सिनेमा हॉल, ये सब बंद रहेंगे 7 दिन के लिए। जो भी धार्मिक स्थल है उनको भी बंद कर दिया है 7 दिनों के लिए। और लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर आप 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं जा सकते। तो ये जो है वो काफी कड़क निर्बंध है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, एक छोटा मिनी लॉकडाउन की तरह है। लेकिन सुबह के वक्त आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप अगर जा रहे हैं तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं रह सकते। लेकिन सबकी नजरें अब शाम की जो उद्धव ठाकरे की जो बैठक चल रही है और उसके बाद जो 8:30 बजे वो राज्य को संबोधित करने वाले हैं, उस पर टिकी रहेगी कि वो राज्य के लिए ऐसे क्या अनाउंसमेंट करेंगे। क्योंकि ये पुणे की अगर स्थिति रहे तो पुणे एक ऐसा जिला है जो देश में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले जहाँ पे है वो पुणे में है। इसीलिए ये कड़क निर्बंध जो है वो पुणे में लगाने बहुत जरूरी थे, ऐसे वहाँ के ऑफिशियल्स, वहाँ का जो प्रशासन है उनका कहना है। और इसीलिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं। अभी 7 दिनों के बाद वापस से स्थिति कैसी रहेगी, क्या केसेस में कंट्रोल कर पाएगा पुणे प्रशासन की नहीं, ये देखने के बाद 7 दिन के बाद वापस से निर्णय होगा कि क्या इसे वापस और बढ़ाना चाहिए या नहीं। पर फिलहाल के लिए तो 7 दिनों के लिए पुणे में काफी कड़क निर्बंध के साथ लोगों को आगे जाना है और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही आगे जाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूर्वा। तो कहीं ना कहीं पुणे में मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है और सबकी नज़रें अब 8:30 बजे तक टिकी होंगी टीवी स्क्रीन्स पर। जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बात करेंगे वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना अहम होगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की ही तरह दिल्ली की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी कोरोना के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक की, जिसके बाद उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कहा कि फ़िलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो लोगों से बात करके ही लॉकडाउन का ऐलान या उसके ऊपर कोई फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, लेकिन पहले से कमज़ोर है। पिछली बार से कम सीरियस केस है, मौतें भी कम हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालात पर नज़र है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद शर्मा। शरद, ज़रूर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं काफ़ी चिंताजनक हैं।
हाँ बिल्कुल, लगभग 4 महीने में सबसे ज्यादा मामले इस समय आ चुके हैं। 3,500 से ज्यादा मामले आज रिपोर्ट हुए हैं और एकदम से ही दिल्ली के अंदर जहां हमें ये दिखाई दे रहा था कि शायद कोरोना अब खात्मे के कगार पे है, इस समय पर दिल्ली में करीब 12,000 एक्टिव केस हो गए हैं। और अभी पिछले दिनों भी हमने देखा था कि कुछ प्राइवेट अस्पताल, जो बड़े प्राइवेट अस्पताल थे, वहां पर आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी होती हुई हमें दिखाई दी थी। तो चिंता की बात यह है, ये तो बात ठीक है, ये हमें पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो सोच है उससे हम वाकिफ हैं कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं होते। उनका ये मानना होता है कि लॉकडाउन से फायदा कुछ नहीं होता है, उल्टा नुकसान हो जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, भुखमरी की स्थिति दिल्ली में बन जाती है। लेकिन चिंता की बात सोहित दिल्ली के अंदर अभी ये है कि एक तो भले ही होली का सीजन या होली का त्योहार निकल गया है, लेकिन अभी त्योहार का सीजन बचा हुआ है, नवरात्रे आने वाले हैं और लगभग 3-4 महीने का लंबा शादी का सीजन भी अभी आने ही वाला है। तो इसीलिए चिंता यह बढ़ रही है कि अभी ही 3,500 केस अगर पहुंच गए हैं, तो अब जब आगे नवरात्रे चलेंगे और शादी का सीजन चलेगा तो दिल्ली के अंदर क्या स्थिति बनेगी। तो इसीलिए केवल अपील ही की जा सकती है सरकार की तरफ से कि लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और जितना हो सके वो भीड़ भाड़ से दूर रहें, क्योंकि मानो ना मानो ये भीड़ भाड़ जितनी हो रही है उसकी वजह से ही ये जो मामले हैं ये हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोहित। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो शरद बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, तो फिलहाल लोगों को खुद अपने ऊपर संयम रखना होगा। अब दिल्ली से चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में अब महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी बस की। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपना एक चुनावी वादा पूरा किया है और ये चुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा था। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कैसे देखती हैं? अच्छी बात है, वुमेन्स के लिए अच्छा है, जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, उनके लिए अच्छा है। कई पार्टीज जो कह रही हैं कि और भी कुछ देना चाहिए, सिर्फ फ्री राइड नहीं देना चाहिए बल्कि महिलाओं को इसके अलावा उनको सशक्त बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखो लोड़ तो हैगी इस चीज़ की, है ना। वुमेन्स को सेफ्टी लिए भी अलग कुछ रूल्स होने चाहिए आ, होर भी किसी चीज़ों में कंसैशन होना चाहिए। चलो पहल की है कि सरकार ने इनू एक्सेप्ट करते हैं, हैप्पी हाँ ਅਸੀਂ सारे लेडीज़, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਸ਼। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ? ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੀ। बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बात कर रहे हैं सचिन वजे और उनसे जुड़े हर रोज होने वाले नए खुलासे के बारे में। अब जो जानकारी मिल पाई है उसमें पता चला है कि नरीमन पॉइंट के ही एक टॉप होटल में रूम नंबर 1964 को सचिन वजे के लिए बुक किया गया था। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नरीमन पॉइंट में सचिन वजे के लिए होटल की बुकिंग की गई थी। 100 दिनों के लिए 5 स्टार होटल की बुकिंग की गई थी। एक बिजनेसमैन ने 12 लाख में बुक किया था होटल। किसी विवाद में बिजनेसमैन की मदद कर रहा था सचिन वजे। एक ट्रैवल एजेंट के जरिए होटल की बुकिंग हुई थी। वजे की फोटो वाले फर्जी आधार कार्ड से बुकिंग की गई। सुशांत सदाशिव खामकर के नाम पर रूम लिया गया। 1964 रूम नंबर से ऑपरेट कर रहा था सचिन वजे। होटल से ही अवैध वसूली का रैकेट चल रहा था। और अब इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीता शर्मा। नीता, कहीं ना कहीं हर रोज़ सचिन वजे की अगर बात करें तो नए खुलासे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है?
सोहित, एनआईए का कहना है कि जहां तक मर्डर केस का सवाल है उसका तो मोटिव वो एस्टैब्लिश कर पाए हैं, लेकिन जो एंटिला बॉम्ब स्केयर का जो प्रोब है वो भी लास्ट स्टेजेस पर है। ऑलरेडी जो एनआईए है वो 35 से ज्यादा मुंबई पुलिस के कर्मियों से और ऑफिशियल से एज सीनियर एज डीसीपी लेवल से भी पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि उनका कहना है कि जो सचिन वजे ये एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहा था ये अपने आप नहीं चला रहा था, और जो इनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी कॉम्प्लिसिटी भी जो है वो सामने आई है, ऐसा एनआईए का कहना है। जिसके तहत ही कुछ लोगों से फॉर्मल क्वेश्चनिंग हुई है और कुछ लोगों से इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग भी एनआईए कर चुकी है। एनआईए का ये कहना है कि जो कॉम्प्लिसिटी लेवल्स हैं कईयों के इतने हाई हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और मुंबई के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो अरेस्ट हो सकते हैं। जहां तक सचिन वजे का सवाल है, जैसे कि आप बता रहे थे कि वो उस होटल रूम से ऑपरेट कर रहा था, एनआईए ने उस होटल रूम की तलाशी भी ली थी, वहां से भी उन्होंने सबूत जो है वो इकट्ठा किए थे। जो 8 लग्जरी कार्स जो है वो सचिन वजे की वो जब्त कर चुके हैं। यही नहीं, जो एक सिलसिलेवार जिस तरह से सचिन वजे की अरेस्ट की गई, किस तरह पहले जो महाराष्ट्र स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एनआईए से कोऑपरेट नहीं कर रही थी, लेकिन जब सचिन वजे का अरेस्ट किया गया 16 तारीख को, उसके बाद मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है मिस्टर परमवीर सिंह, उनको महाराष्ट्र सरकार ने उनका जो है तबादला किया गया। तो किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जो मामला है वो सामने आ रहा है, इसके सभी के जो एविडेंसेस हैं एनआईए के पास मौजूद हैं, ऐसा एनआईए क्लेम कर रही है। और जल्द ही जो एंटिला बॉम्ब स्केयर का मामला है उसका भी मोटिव वो एस्टैब्लिश करके सामने रखेगी और गिरफ्तारियां जो हैं वो आने वाले दिनों में अभी होंगी। सोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नीता बता रही हैं कि आने वाले समय में एंटिला बम स्केयर मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। चुनाव के बीच में असम के करीमगंज जिले में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम में लगे सील सही सलामत हैं। इसके बावजूद राधाबाड़ी सीट के बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांगी गई है। इस्तेमाल की गई गाड़ी पत्थरकांडी से बीजेपी की उम्मीदवार की पत्नी मधुमिता पॉल के नाम पर रजिस्टर्ड है। और इस वक्त हम दिल्ली आगरा मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ तक की दूरी सिर्फ आपको 45 मिनट में तय कराएगा। ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर स्पीड लिमिट है वो 100 की रखी गई है और ये सिग्नल फ्री है। गाजियाबाद से मेरठ जाने में सिर्फ आपको 30 मिनट लगेंगे और इसमें जो टोल है कहा जा रहा है उसकी व्यवस्था ऐसी की गई है कि आपकी जो हाई एंड सिक्योरिटी प्लेट है उसी को कैमरे स्कैन कर लेंगे और आपके फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। तो कुछ देर पहले हमने इस ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे की यात्रा की, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कभी आपने सोचा था कि आप दिल्ली से मेरठ, जिसके लिए लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता था, उसकी उतनी दूरी आप 45 मिनट में तय कर सकते हैं? और ये सच हो गया है। हम इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं और आप देखिए ये देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। 14 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसको 1 अप्रैल यानी कल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है और अब दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। और आप देखेंगे बराबर बाकायदा यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, लिखा हुआ है कि मेरठ कितनी दूर है, रिडकी, देहरादून। तो अगर यहाँ से उत्तराखंड में जाना है तो उनके लिए बहुत बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि पहले गाजियाबाद में आप मोहन नगर में जाम में फंसते थे, फिर मोदी नगर में, मुरादनगर में, तमाम जाम से छुटकारा मिल गया। और आप देखेंगे ये पूरा हाईवे इतना स्मूथ है और 14 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी तरीके से सिग्नल फ्री है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर जो आपको लाइट्स नजर आ रही हैं वो भी सोलर हैं, यानी ये सूरज की रोशनी से चार्ज होंगी और यहाँ पर शाम को रोशनी होगी और इसके लिए 1 रुपए भी इलेक्ट्रिसिटी में खर्च नहीं होगा। ये बहुत खास बात है। और एक और खास बात है, क्योंकि वक्त ये 45 कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिग्नल फ्री है और टोल की वसूली भी हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट है, उसको स्कैन करके तमाम कैमरे लगे हुए हैं
वो स्कैन करके आपके फास्ट टैग से वो पैसा कट जाएगा। यानी आपको टोल बूथ पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। अगर रुकना ही पड़ा तो पहले फास्ट टैग है ही है, लेकिन यहाँ के कैमरे आपके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को रीड करके आपके फास्ट टैग से पैसे वो ले लिया जाएगा। अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो आपको चालान भी हाई स्पीड सिक्योरिटी जो आपकी नंबर प्लेट है उसको रीड करके आपके घर पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से पूरे हाईवे पूरा स्मूथ है और सबके लिए ये यात्रा आसान हो गई है और एग्जिट्स बनाए गए हैं और अब इसका सौंदर्यीकरण भी करा जाएगा और लोग जो भी इस एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो वाहवाही करता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।